वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस समय पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और उससे उत्पन्न चुनौतियों को लेकर नया बहस छिड़ गया है। आए दिन कोई न कोई शिक्षा में कमियों से संबंधित घटना, वीडियो या कोई मुद्दा आप अक्सर अपने मोबाइल पर, टीवी पर या सिस्टम पर देखते ही होंगे। ऐसा लगता है कि देश का मूड इस समय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ओवरहॉल करने का है। आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि लगातार कई ऐसे वीडियोस आते रहे हैं बीच-बीच में, जिसमें देश की शिक्षा व्यवस्था हो या पेपर लीक की घटनाएं हो या स्कूलों की जर्जर हालत हो, इन तमाम मुद्दों पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन होता रहा है। और पेपर लीक की घटनाओं की वजह से अभी हाल में ही आपने देखा कि कैसे देश की राजधानी में लगातार कई दिनों तक जून की गर्मियों में ही जून की गर्मी में भी छात्रों ने अपनी मांगों को रखा, प्रदर्शन किया और सरकार पर दबाव डालकर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा भी दिलवा दिया। जाहिर-सी बात है कि जब तक देश में छात्रों की समस्याएं बनी रहेंगी, उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की समस्याएं आती ही रहेंगी। मैं आपको इस बारे में 1857 का एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूँगा। आज का हमारा लेक्चर शिक्षा व्यवस्था पर ही है और शिक्षा व्यवस्था से संबंधित इसमें हम कई सारे पहलुओं को शामिल करेंगे। अलग-अलग सीरीज़ के रूप में हो सकता है आपको ये वीडियो 2, 3, 4 पार्ट में मिल जाए। तो आप अगर शिक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इन वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए। बहुत सारी सूचनाओं को हम लेकर आए हैं। थोड़ा समय लगेगा पर हम हर मुद्दे पर बारीकी से बात करेंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि शिक्षा व्यवस्था में जो भी समस्याएँ हैं, उससे संबंधित 1857 का एक स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिसका संबंध आज की घटनाओं से है। 1857 में जब भारत में आज़ादी को लेकर 1857 की पहली क्रांति हुई थी, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। उस समय ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस रवैये से कि भारत में ये क्या हो रहा है, तो ब्रिटेन के संसद में काफ़ी डिबेट चल रहा था। उस समय वहाँ के एक मशहूर नेता बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति पर एक मशहूर मशहूर वक्तव्य दिया था, स्टेटमेंट दिया था, जिसे आज भी याद किया जाता है। उनका कहना था कि बड़े-बड़े साम्राज्यों का उत्थान या पतन कारतूस वाली घटनाओं से नहीं होता। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उनका कहना था कि भारत में जो क्रांति उस समय हुई थी 1857 की क्रांति, उसको लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मामले को दबाने का प्रयास किया था। उस पर उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए इस बयान को दिया था कि बड़े-बड़े साम्राज्यों का उत्थान और पतन महज कारतूस, चर्बी वाले कारतूस जैसी घटनाओं से नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसका संबंध इस समय आज की शिक्षा व्यवस्था से आप जोड़कर देख सकते हैं। दरअसल मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अगर इस्तीफा देना पड़ा है, तो वो कोई सामान्य कारण नहीं था। शिक्षा व्यवस्था में इतना संकट है, इतनी समस्याएँ हैं, इतनी लापरवाही है कि अगर आप उसकी बारीकियों को जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो काम शायद और पहले हो जाना चाहिए था। खैर हर चीज़ का अपना एक समय होता है, बिना समय के कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करें कि आखिर ये घटनाएँ क्यों हुई? भारत में इतना विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है और क्यों एक बेहतर व्यक्ति, एक अच्छे शिक्षा मंत्री को क्यों जाना पड़ा? सरकार को लगातार अलग-अलग पिछले कुछ वर्षों में 4-5 शिक्षा मंत्री को भी क्यों बदलना पड़ा? तो ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था में क्या समस्याएँ हैं? कहाँ इसकी जड़ें हैं? आइए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आपको तो इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है या शिक्षा जो पूरा सिस्टम है, ये ढांचागत संकट से जूझ रहा है।
हालाँकि मैंने ये डाल भी रखा है कि एजुकेशन इन इंडिया, पर मुझे यहाँ पे लिखना था भारत में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित चुनौतियाँ। 1966 में एक आयोग बना था, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने भी उस समय एक सुझाव दिया था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को अगर बेहतर करना है तो हमें अपनी जीडीपी का लगभग 6% खर्च करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को मैं बोर्ड पे भी लिखता चलूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। अब आप सोचिए कि आज हम 2026 में बात कर रहे हैं और 1966 में एक आयोग ने सिफारिश की थी कि हमें अपने शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय करना चाहिए। शिक्षा व्यय, ये उनका एक सुझाव था। 1966 में कोठारी आयोग ने ये बात सुझाव दिया था सरकार को। लेकिन 1966 के बाद से लेकर और वर्तमान तक में भी सरकार अपने जीडीपी का 6% शिक्षा में व्यय नहीं कर पाई है। संसाधनों की कमी तो है ही, और चूंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अकेले केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती और ना ही राज्य सरकार ही कर सकती है, क्योंकि ये मुद्दा दोनों के बीच बटा हुआ है। हम आगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि देश में केंद्र और राज्य सरकारों ने अपना जो खर्च है उसको ज़रूर बढ़ाया है, बढ़ाने का प्रयास किया है, और इस समय लगभग सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर अगर एजुकेशन में हम खर्च की बात करें तो लगभग 4% या 4.1% के आसपास भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर लगभग इतना ही खर्च कर पा रही हैं, शिक्षा में खर्च कर पा रही हैं। जो कि वर्तमान जो शिक्षा नीति बनी है उनका भी कहना है, वर्तमान शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें भी सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार सरकारें राज्य सरकारें भी अपना अपने अपने टोटल जीडीपी का गवर्नमेंट जो है वो 6% खर्च करे। कहाँ खर्च होगा हम बाद में बात करते हैं। पर हाँ, ये बात है कि अभी भी इस टारगेट से हम कम चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो गैप है ये दिखाता है कि शिक्षा को कहीं न कहीं एक सार्वजनिक कल्याण के रूप में देखने के प्रति हमारी उदासीनता है, ये उदासीनता को ही दर्शाता है। यानी गवर्नमेंट जो है इस मामले में उदासीन है और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाई है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप धन खर्च नहीं करेंगे तो जो भी व्यवस्था होगी उस पे उसका असर तो पड़ता ही है। शिक्षा व्यवस्था भी इस मामले में इसी का शिकार बना पड़ा हुआ है। क्या समस्याएँ हैं? अब आप फिर एक बार सोशल मीडिया को याद करिए, अगर आपने किसी वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, या समाचार में आप उठा के देख लीजिए। स्कूलों की जर्जर होती हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़िक्र सभी जगह आपको मिल जाएगा। जहाँ क्लासरूम है और अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो क्लासरूम भी खचाखच भरा रहता है। एक-एक बेंच पे, मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों की नहीं। तो क्लासरूम में बच्चों से भरी रहती हैं, ना ढंग का कहीं आपको ब्लैक बोर्ड दिखेगा, टॉयलेट जैसी चीज़ें तो बात ही करना छोड़ दीजिए, जिसको लेकर शायद अ, आपके और हमारे बच्चे ना जा पाएँ, और जो बच्चे जाते हैं बड़ी मुश्किल से ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो लगातार नेग्लेक्ट होती रही है। मैं आपको कुछ और वीडियोज़ याद दिलाता हूँ। सोशल मीडिया पर अभी हाल ही में विभिन्न राज्यों से बच्चों ने, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, एमपी हो, अलग-अलग राज्यों के बच्चों ने, सरकारी स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूलों में इन्हीं मुद्दों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन अपने स्कूल के कैंपस के आसपास कर रहे थे, और वो सीधे अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या किसी अन्य अधिकारी से मिलकर इन चीज़ों को दूर करने की मांग कर रहे थे। हमें लगता है कि ये विरोध बच्चों का भी जो ये विरोध था, ये अभी हाल के जंतर मंतर में हुए प्रदर्शनों से ही प्रेरित थे। उसको देखकर ही बच्चों के अंदर भी इस बात की भावना जगी कि भाई हमें भी अपने स्कूलों को ठीक करवाना चाहिए, और उनका ये डिमांड भी जायज़ है, क्योंकि आप अगर किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएँ देश के दूर-दराज के इलाकों में, तो आप हालात के बारे में एक ठीक-ठाक अंडरस्टैंडिंग विचार कायम कर सकते हैं। बच्चों की माँगें भी बहुत जेनुइन थी।
जैसे बच्चों का कहना था कि बहुत सारे स्कूलों के बच्चे ये कह रहे थे कि स्कूल में पर्याप्त टीचर नहीं हैं और अगर टीचर हैं, तो वो ऑफिस में बैठे रहते हैं। ये वीडियोज़ में बच्चों ने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उनका कहना था कि कक्षाएँ जो हैं वो नियमित नहीं होती है, पीने की पानी की सुविधाएँ नहीं हैं, शौचालय नहीं है, सीलिंग फैन नहीं है। लड़कियों की समस्या ये है, लड़कियाँ भी शिकायत कर रही थी कि हमें बाहर जाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। बहुत सारे ऐसे भी वीडियोज़ आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था कि स्कूल ही बहुत दूर है, गाँव से स्कूल लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, बीच में नदियाँ हैं, नदियों को पार करके जाना। आप देखिए एमपी के वीडियोज़ में इस तरह की चीज़ों को दिखाया गया है। तो कितनी समस्याएँ हैं बच्चों के सामने। एक तो लंबा दूरी तय करना, उसके बाद जब स्कूल जाओ तो स्कूलों में टीचर नहीं, टीचर है तो पंखा नहीं, पंखा है तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में शिक्षा की क्या हालत है, इस पर आप अ, समझ सकते हैं। ऐसे में हमारे देश के बच्चे किस अवस्था में पढ़ रहे होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। और लड़कियों के लिए तो ये मामले काफ़ी गंभीर है। उन्हें तो इस देश में जहाँ पर पितृसत्तात्मक प्रधान समाज है हमारा, ऐसे में अगर बच्चियाँ स्कूल पढ़ने जा रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर जा भी रही हैं, उनको आप बुनियादी सुविधाएँ नहीं दे रहे हैं, तो उनका शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे वो हमारे देश के वर्कफ़ोर्स में भागीदारी करेंगी और कैसे 2047 तक एक विकसित भारत का सपना हम सब देख पाएँगे? ये सारी चीज़ें अभी दूर की कौड़ी है। अब आप कहेंगे कि सर ये शिकायत तो नई नहीं है, ऐसी शिकायतें तो पहले से ही चली आ रही है। मैं भी कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, ये शिकायत बिल्कुल नई नहीं है। हाँ, इस समय देश का माहौल ऐसा बना हुआ है कि चीज़ें एक साथ निकल कर सामने आ रही है, पर शिकायत बहुत पुरानी है। और इन चीज़ों से स्कूल प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स, इवन मंत्री भी जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको भी इन चीज़ों की जानकारी है। पर वही चीज़ है, उदासीनता ही सारी समस्याओं का जड़ है। आपको मैं 2015 का इलाहाबाद हाई कोर्ट, उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, अभी इसका नाम प्रयागराज है। प्रयागराज हाई कोर्ट के जज का एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने जजमेंट ऑब्जर्वेशन दिया था, जजमेंट नहीं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में, ये 2015 की मैं बात कर रहा हूँ और इसी अगस्त महीने का ये न्यूज़ है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको अगस्त 2015 में इन घटनाओं की जानकारी आपको मिल जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर सख्त कदम उठाते हुए कहा था कि जब तक जनप्रतिनिधियों, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों, न्यायाधीशों के भी बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन स्कूलों की दशा नहीं सुधरेगी। सोचिए, हाईकोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही थी। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को 6 महीने का समय दिया था उस समय कि सरकारी या अगर सरकारी जो भी सेवक हैं, जो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, इवन न्यायपालिका के भी जो सदस्य हैं या मानदेय या धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ें। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर ऐसा जो नहीं करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और सोचिए, आज से लगभग 16 साल 11 वर्ष पहले की बात है। तो ये शिकायत नई नहीं है, समस्या काफ़ी पुरानी चली आ रही है। अभी मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट दूँगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें छात्र शिक्षा के अपने वाजिब हक से वंचित हो जा रहे हैं। अब सवाल है कि इन हालात को, इन इन चीज़ों को ठीक करने की ज़िम्मेवारी किसकी है? शिक्षा व्यवस्था में जो भी कमियाँ हैं, फंडिंग की हो या स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना हो, ये ज़िम्मेवारी किसकी है? तो ये ज़िम्मेवारी हमारे ही देश की सरकार की है, ज़ाहिर-सी बात है। आपको याद होगा कि इस समय शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। लेकिन 1976 से पहले
मैंने जो भी प्रश्न उठाया कि इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा, तो शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों की है। दोनों को अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों को ठीक करना चाहिए। स्कूलों में जो भी बुनियादी समस्या है उनको ठीक करना चाहिए। क्यों? जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन 1976 1976 से पहले यही शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था। यही शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करता था। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या डिफरेंसेस है? एक सूची से दूसरे सूची में ही तो डाला गया। यही वो लॉजिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और अगर आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि पिछले 80 वर्षों में, कल 15 अगस्त है और देश अपना 80वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि इस इतने वर्षों में हमारी शिक्षा व्यवस्था की ये जर्जर हालत क्यों है। इसी वजह से कि आजादी मिली हमें 1947 में। उस समय शिक्षा को राज्य सूची में डाला गया। यानी राज्य सूची में डालने का मतलब होता है कि शिक्षा से संबंधित जो भी नियम कानून बनेंगे वो राज्य सरकारें बनाएंगे, और भारत में उस समय अलग अलग राज्यों की सरकारें थी। ये इसका मतलब होता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो क्या बदलाव आया वो हम जानेंगे। पर ये इस स्थिति को आप ध्यान से समझिए। इसी वजह से, और चूंकि अब राज्य सूची का मुद्दा था, तो 1947 से लेकर 1976 के बीच का ये जो समय है, लगभग 30-35 वर्षों का, राज्य अपने संसाधनों की कमी से ही जूझ रहे थे। राज्यों के पास इतना फंडिंग नहीं था, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग थी। किसी राज्य को अपने खेती या कृषि का विकास करना था, कहीं उद्योग धंधे लगाने थे, तो अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज थी। कहीं दंगा फसाद, कहीं नक्सल, तमाम चीजें चल रही थी। आजादी के बाद राज्यों के पास वैसे भी धन की कमी थी, तो राज्य इस मामले में बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह, हाँ, हालांकि इस दौरान कुछ राज्यों ने बेहतर प्रोग्रेस किया था, विशेष करके दक्षिण भारत के राज्यों में ये चीजें देखी गई थी। पर मैक्सिमम राज्यों में शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया गया था। इसीलिए 1976 में आकर गवर्नमेंट ने ये विचार किया कि इसे समवर्ती सूची में डाला जाए, ताकि केंद्र सरकार भी इस पर कुछ काम कर सके, राज्यों को फंड दे सके, और नई नेशनल पॉलिसीज इस पर बनाई जा सके। अम, ये जो हिस्टोरिकल जो चेंजेस हुआ, ऐतिहासिक ये जो बदलाव हुआ, यानी शिक्षा को उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया, इसके पीछे मेन कुछ जो मुख्य कारण थे कि एक नेशनल मानक स्थापित किया जा सके। यानी जो पाठ्यक्रम हो, जो ग्रेडिंग सिस्टम हो, हर राज्यों का अपना अपना था, उसको एक कॉमन फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया जा सके। और जैसा कि मैंने बताया कि इस धन की कमी थी, तो केंद्र सरकार भी इस मामले में अब हस्तक्षेप करके राज्यों को धन मुहैया करा सकती थी। इसका एक मकसद एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना था, जिसके लिए एक जैसी नीतियां बनाई जा सके, जैसा कि अभी हाल में ही मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है। मैंने मिटा दिया उसको। फंडिंग एक बहुत बड़ा समस्या था। फंडिंग को दूर करने का प्रयास किया गया ताकि सबको फंड मिल सके। जो रीजनल इम्बैलेंस थे शिक्षा को लेकर, उत्तर दक्षिण देश राज्यों के बीच का जो गैप था, या पूर्वोत्तर में जो कमियां थी, उसको दूर करने का भी सरकारों ने प्रयास किया, विशेष रूप से केंद्र सरकार के पहल पर। और जो सबसे बड़ी बदलाव इसमें की गई, हालांकि वो बाद में चलकर किया गया, शिक्षा को 2002 में मौलिक अधिकार बनाया गया।
शिक्षा को अब आप देखिए, इस ईयर गैप को जरा समझिए, कितना बड़ा इसमें गैप है। देश आजाद हुआ 1947 में, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद वर्ष 2002 में इसे मौलिक अधिकार यानी FR फंडामेंटल राइट्स माना गया। 1947 से 2002 लगभग 50 सालों का अंतराल। 50 साल बाद अगर किसी देश को ये याद आता है कि शिक्षा को चलो मौलिक अधिकार बनाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लेट हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी कमी दिखती है, मुझे तो दिख रही है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसी वजह से आज 2002 में जब इसको मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में आकर बना, तो ये जो शिक्षा को लेकर गैप था, यही वजह है कि भारत में आज भी शिक्षा इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमियों से जूझ रही है। शायद यही वजह है कि शिक्षा के मामले में आज भी हम बहुत पिछड़ गए हैं। और अगर आप पूरे देश का साक्षरता लिटरेसी रेट अगर चेक करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से अभी भी 80 से ज़्यादा पार नहीं हुआ है। यानी एजुकेशन पर अभी भी देश का हालत ऐसा है कि जो साक्षरता दर है हमारे देश का, मैं एक नियर अबाउट आंकड़ा देता हूँ, ये भी लगभग 80% के ही आसपास होगा। यानी अभी भी 100% साक्षरता दर भी प्राप्त करने में हमें पता नहीं और कितने वर्ष लगेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा गैप है कि साक्षरता दर भी 100% नहीं है। स्कूलों के पास अपनी इंफ्रा की कमी है। टीचर्स का अपना जो नैतिकता होता है, समय पे पढ़ाना, जो व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं उसी पे बच्चों को आगे बढ़ाना, ये टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। तो कल 15 अगस्त है। आप पिछले 79 वर्षों में भारत में शिक्षा क्षेत्र में हुए विकास के बारे में अपना भी एक आइडिया डेवलप करिए, क्योंकि इस समय देश शिक्षा को लेकर अब बहुत ही आक्रामक मूड में है। हाल ही में जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उन्होंने ये घोषणा किया है कि देश के स्कूलों में उनके सदस्य, उनके लोग जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, जहां भी पानी, बुनियादी चीजों की कमी है उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। यानी आने वाले समय में शिक्षा को लेकर फिर से एक नया आंदोलन होने वाला है। हम इस मुद्दे पर अभी आगे और बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले टॉपिक पर हम पेपर लीक से जुड़े घटनाओं, छात्रों की आत्महत्या, भारत में 94,000 स्कूल क्यों बंद हुए, इन तमाम कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।